एक बड़ा अच्छा सवाल था, टी एन इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन, और पूछ रहे हैं सीरीज़ क्या होगी, ए पी जी पी या एच पी। तो देखो बड़ी आसान से ट्रिक बताता हूँ, पहले एन की जगह वन पुट करो, फिर टू पुट करो, फिर थ्री पुट करो, खुद आइडिया हो जाएगा कि ए पी है, जी पी है या एच पी है। और मैं वन पुट करूँगा तो माइनस वन अपॉन थ्री की पावर वन, ऑफ कोर्स माइनस वन अपॉन थ्री रहेगा। जब टू पुट करूँगा तो माइनस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर वन अपॉन नाइन आ जाएगा। और जब थ्री पुट करूँगा, और साफ दिख रहा है कि ये क्या है भाई, ए पी जी पी एच पी, जी पी मुसलसल मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन अपॉन थ्री। अच्छा सवाल, द टर्म ऑफ जी पी आर डिस्टिंक्ट इफ द सेकेंड टर्म इज 4 and the sum of it third and fourth term is 8, the sixth term will be, सेकेंड टर्म 4 है और कह रहे हैं थर्ड और फोर्थ टर्म का सम 8 है। अब देखो थर्ड टर्म सेकेंड टर्म ए आर होती है, थर्ड ए आर स्क्वायर, 4 ए आर क्यूब और 6 होगी ए आर 5। अगर मैं कहीं से ए आर निकाल लूँ तो भाई मैं T6 निकाल सकता हूँ, यही तो मेरा टारगेट है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ से कॉमन ले लूँगा ए आर, तो यहाँ से बचा आर, यहाँ से बचा आर स्क्वायर। अब ये हो गया 8 इक्वल टू ए आर प्लस आर स्क्वायर, और इस ए आर से डिवाइड कर दें, ए आर कैंसिल, 8 अपॉन 4 2, आर प्लस आर स्क्वायर अगर 2 है तो आर की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब आर की वैल्यू -2 इधर रख दें, ए भी -2 आ जाएगा। ए आर 5 -2 की पावर 5 -32 इंटू -2 इक्वल टू के 2k प्लस 4 7k प्लस 18 कह रहे हैं जीपी में, तो के की वैल्यू क्या होगी। वेल हर ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो याद रखो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि बी अपॉन ए इक्वल टू 7 अपॉन बी, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। अब बहुत आसान है, क्या करेंगे हम, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये नस का ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो ये सवाल नस के पास है, अगर मैं आया तो वो लोग ऐसे खतरनाक सवाल देते हैं। वन साइड ऑफ एन इक्वल रेटेड ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, ए मिड पॉइंट ऑफ इट्स sides are joined to form an other triangle, and this process continues infinitely then sum of parameter of all triangle। पहले तो इस सवाल को समझना थी, तो इसका तरीका है डिवाइड एंड रूल। बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड इक्वल होती है, यानी अगर एक साइड 24 सेंटीमीटर है तो बाकी भी सारी 24 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे, इफ़ मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइज आर जॉइंट टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल। हाँ जी, 24 अगर साइड है तो मिड पॉइंट इसका 24 का आता क्या होता है 12। ये एक ट्राइंगल और बना रही है, वो भी इक्विलेटरल है, यानी ये जो मैंने ब्लू वाला लिखा है इसकी हर साइड कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये कह रहे हैं प्रोसेस रुकेगा नहीं, यही आप करते रहेंगे, हर ट्राइंगल का क्या निकालेंगे मिड पॉइंट और उससे एक और ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये ब्लैक वाला एक और, जिसकी अब साइड हो जाएगी 6, इसी तरह फिर उसके अंदर एक होगा 3, ऐसे ही हो चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखो 24 24 24 पहले ट्राइंगल की तीनों साइड है, दूसरे की 12 12, तीसरे की 6 6। फिर क्या कह रहे हैं, देन द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल, यानी ये जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं इन्फिनिटी, इन सब का सम। लेकिन किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर का सम, साइडों का सम नहीं पूछा, पेरीमीटर का। पहला वाला ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें 24 हैं उसका पेरीमीटर आ रहा है 72, दूसरे वाले का 36, तीसरे वाले का 18। हमें चाहिए इन पेरीमीटर का सम। अब देखो गौर से, 72 36 18 एक सीरीज चल रही है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें आर की वैल्यू क्या है <1 और क्या है हाफ। फार्मूला क्या होता है हमारा, एस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए हमारा 72 हो जाएगा, आर हाफ हो जाएगा, एस आ जाएगा 1। देखिए एक्स बराबर है 1 + y स्क्वायर डैश 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 टिल इन्फिनिटी, और आपको कह रहे हैं y की वैल्यू निकालें, यानी x जो है इनफाइनाइट सीरीज नहीं। तो देखो डियर, बड़ी अहम बात, a आपकी फर्स्ट टर्म हो गई 1 के बराबर, r आपका कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, y अपॉन 1 इक्वल टू r इक्वल टू 1। अब देखो फार्मूला होता है हमारा इन्फिनिटी का s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो ये जो पूरी a की जगह 1 पुट कर दिया, r की जगह y, अच्छा पूरा जो सम है ये है किसके इक्वल, x के इक्वल।
यहाँ कुछ लोग गलती कर लेते हैं कि सम की जगह क्या आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट एक्स निकालना नहीं है, हमारा टारगेट वाई निकालना है। अब देखो ये 1 माइनस वाई इधर डिवाइड है, उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ से माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉल्व सब कुछ करेंगे तो इन दी एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये जो ज्योमेट्रिक मीन पे बेशुमार सवाल आए एग्जाम में, जैसा कि एक आया था 4 और 64 के दरमियान में 3 ज्योमेट्रिक मीन, ये ऑप्शन थे। मैं खाली देख के ही बता सकते हैं कौन सा करेक्ट होगा। पहला वाला 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, 32 सा 64। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। इस तरह के सॉल्व होता है। फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 324। तो जैसे कि एक ऑप्शन दिया है 2, 6 और 10, ये तो हो ही नहीं सकता। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब देखो, इससे पहले एक हार्मोनिक का भी फ़र्क समझ लो। अगर आपको अर्थमेटिक में कहा जाता 2 और 10 के दरमियान में 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पता है क्या होती? वो ये होती 4, 6 और 8। 2 हो जाती है सबसे पहली टर्म, 10 हो जाती है सबसे आखिरी टर्म। देखो ना कितने का फ़र्क है, 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का। अर्थमेटिक होगी तो सेम डिफरेंस होगा, और जब ज्योमेट्रिक होगी तो सेम कॉमन रेशियो होगा, मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से होगी। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता फुल धुर फिटने में। सेकेंड ऑप्शन में देखो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, लेकिन ये क्या 36 4 ज़ा 144 होता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी धुर फिट्टे में। और लास्ट ऑप्शन वैसे ही दिख रहा है धुर फिट्टे में, 4 1 ज़ा 4, कॉमन रेशियो मैंने क्या कहा था 1 नहीं हो सकता जी पे। अब यही रह गया, आए चेक करते हैं। सबसे पहली टर्म 4, सबसे आखिरी 324 होनी चाहिए। 4 3 सा 12 बिल्कुल होता है जी, 12 3 सा 36 बिल्कुल होता है, 36 3 सा 108 बिल्कुल होता है, 108 3 सा 324 बिल्कुल होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बड़ा अच्छा है। द थर्ड टर्म ऑफ कन्वर्जेंट जीपी, ये थोड़ा लाइट लिखा हुआ है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो वीडियोस देख रहे हो भाई क्लियर हो जाएगा। थर्ड टर्म ऑफ कन्वर्जेंट जीपी इज अर्थमेटिक मीन, ठीक है, क्या है अर्थमेटिक मीन है ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स। इफ द फर्स्ट टर्म इज़ 1, पहली टर्म 1 है, द सम ऑफ इन्फिनिटी विल बी। यानी यार 3 टर्म्स नहीं है जीपी में, तो 3 टर्म जीपी में क्या होती हैं, ए आर स्क्वायर हमेशा ही होंगे। थोड़ी सी कुछ एक अजीब सी बात बता रही है, लग रही है कि कह रही है कि जो थर्ड टर्म है जीपी वाली, ये अर्थमेटिक मीन है पहली दो की। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a + b/2। अब अर्थमेटिक कौन सी है, थर्ड टर्म यानी AR², और किन दो की है, पहली दो की, तो a + AR/2। अब देखो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू तो घट जाएगी, 2r² बराबर हो जाएगा 1 + r के, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो r की दो वैल्यूज़ आ रही होंगी, 1 और माइनस। अब एक मेरी बात बड़े काम की सुनो, आर की वैल्यू या तो लेस देन 1 हो सकती है या ग्रेटर देन 1 हो सकती है जीपी। आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती जीपी में, तो इसका लगा r = 1 तो नहीं होगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी -r। अब कौन से सम की बात हो रही है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए फार्मूला होता है s = a/1 - r। लेकिन याद रहे इन्फिनिटी तब आ सकती है जब आर की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 में इन्फिनिटी वाली सीरीज नहीं होती, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ए की वैल्यू 1 दी हुई ऑलरेडी फर्स्ट में, आर हमने क्या निकाला है -1/2, पुट कर देंगे, सम हमारा आ जाएगा 2/3। इसको करो अभी हाथ के हाथ बच्चों, फ़ौरन बच्चों। क्वेश्चन देखो, इफ़ एवरी टर्म ऑफ पॉजिटिव जीपी इज इक्वल टू सम ऑफ 2 प्रोसीडिंग फॉर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी। कि एवरी टर्म जो है पॉजिटिव जीपी की इज इक्वल टू सम ऑफ 2 प्रोसीडिंग टर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी। अब देखो एक ए है, एक AR है, एक AR² है, तो कह रहे हैं कि जो हर टर्म है, जो आगे की दो टर्म्स हैं उनके सम के, यानी पहली टर्म अगर ए है तो ए किसके बराबर हो जाएगी, AR + AR²। सवाल ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वर्डिंग को समझना। अब AR + AR² में से ए कॉमन ले लो, ए लड़के मर जाएंगे, r + r² = 1, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, r + r² - 1 = 0। क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती है -g + -b² - 4ac/2a। r की वैल्यू क्या निकल रही है बताओ। अच्छा सवाल है, T1 T2 T3
जीपी में है और इन तीनों का सम 117 है। और इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स है, अच्छा देखो ऐसे भी वर्डिंग में दे सकते हैं कि जीपी की पहली जो 3 टर्म्स हैं उनका सम 117 और फिर बाद की जो 3 टर्म्स हैं, बाद की 3 टर्म्स क्या होंगी, चौथी पाँचवीं छठी, इनका सम है 13/3। तो रेशो पूछ रहे हैं किनका, इनका टर्म्स का। तो डेयर एक बात सुनो कि हमारा जो जनरल फार्मूला होता है जीपी का वो क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। तो T1 तो हमारा ए हो जाता है, आगे देखो पावर कम करते रहो, T2 ए आर हो जाएगा, T3 है तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, T4 है तो ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5। कुछ कॉमन आ रहा है जी, ए कॉमन आ रहा है ऊपर से और नीचे से ए के अलावा आर क्यूब भी कॉमन आ रहा है। बता दो भाई, ए कॉमन जब लेंगे ऊपर से तो यहाँ से 1, यहाँ से आर स्क्वायर है, ये बचेगा। और यहाँ से देखो ए के साथ आर क्यूब भी कॉमन आएगा और यही बच रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो कुछ कट रहा है जी, हाँ ये 117 ना 13 के टेबल से कट जाएगा 9 और ये 3 नीचे ही ऊपर जाके मल्टीप्लाई 27। और कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। 1/r³ बराबर हो गया 27 के, दूसरे लफ्ज़ों में r³ बराबर हो जाएगा 1/27। अब 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, 3 का। तो r बराबर 1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फिर समझ लो, पहली 3 टर्म्स कह रहे हैं जीपी की, इनका समय 117। चौथी पाँचवीं छठी टर्म या नेक्स्ट 3 टर्म्स का समय 13/3। तो पहली 3 टर्म्स का और बाद की 3 टर्म्स का रेशो निकालते हुए निकालें, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि हमें यहाँ पे इन दी एंड आर मिल जाएगा और क्या वैल्यू आ रही है, 1/3 आ रही है। ओके बच्चों देखो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। 2 + 22 + 222 प्लस डैश 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 फिर nth, यानी 2 बढ़ते जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या है, अब एक ऑप्शन है 2/9 10 की पावर n + 1 - 9n - 10। एक में है 2/81 10 की पावर n + 1 - 9n - 10। और इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक में 2/27 था, एक में 2/243। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो देखो यहाँ क्या चल रहा है, 2 2 2 की सीरीज। तो ट्रिक जहन में रख लो कि n की जगह 1 पुट करके देखो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन से 2 आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 2 इस केस में जब ये 2 2 चल रहा है, अगर ये ऐसे ही 7 7 चल रहा होता तो पुट करने से n 1 पुट करने से 7 आएगा। 5 5 की सीरीज़ होगी तो ऑफ कोर्स फिर क्या आएगा, 5 आएगा n की वैल्यू 1 पुट करने से। तो ज़रा n की वैल्यू 1 पुट करें। सारे ऑप्शन में करने के बजाय मैं सिर्फ करेक्ट वाले में पुट कर रहा हूँ। ये वाले से बहरहाल नहीं आएगा, आप खुद पुट करके देख लीजिएगा। n की जगह 1 पुट करें। 1 + 1 2, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ 1 पुट किया -9 -10 2/81। ऑफ कोर्स 100 में से 9 और 10 माइनस करेंगे 81 होगा। 81 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये सेकंड वाले ऑप्शन। देखो पास्ट फेवर का सवाल है x + 2 x + 3 इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो आपको कह रहे हैं कि एक तो x की वैल्यू निकालें और एक फिफ्थ टर्म निकालें। तो मेरे भाई जीपी जब भी होगी तो याद रखो ये हो गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ से हमें बड़े आसानी से x की वैल्यू निकालें। अब देखो जो x की वैल्यू है वही a की वैल्यू है इस केस में, क्योंकि पहली टर्म होती है हमारी a और a किसके इक्वल है यहाँ x, तो इसका मतलब a भी निकला है। अब r कैसे निकलता है भाई, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है हमारी x + 2 और फर्स्ट टर्म है x, तो x + 2 को x से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकलाएगा, r निकलाएगा। T5 चाहिए, बहुत आसान है, कैसे आ जाएगा, a r की पावर 4। तो इसको काइंडली कंप्लीट करके मुझे आंसर बताइए जल्दी। जो एक चीज़ कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे कोई ये नंबर है 1 2 4, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा हो नंबर, ये कहलाती है जीपी।
अब अगर बात हो रही है इसकी 9 टर्म की, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो 9 टर्म निकालने को कहेंगे या 9 टर्म तक का सम पूछेंगे। ए से मुराद अभी भी फर्स्ट टर्म होगी जो गिवन है। हाँ, कॉमन डिफरेंट नहीं होता है AP की तरह, यहाँ कॉमन रेशो होता है जिसे हम R से जाहिर करते हैं। ये या तो होगा थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म या सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। 4/2 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2, और n से मुराद होगी नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो फार्मूला ये होता है Tn इक्वल टू AR⁻n-1। लेकिन अगर आपको सम ऑफ 9 टर्म्स निकालना है तो फार्मूला Sn इक्वल टू AR⁻n-1 डिवाइड बाय R-1। लेकिन ये फार्मूला कब होगा? जब R कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 हो। क्या मौजूदा केस में R ग्रेटर देन 1 है? जी हाँ, 2 है। तो अगर R लेस देन 1 आ जाए तब क्या होगा? तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, Sn इक्वल टू A1 - R⁻n, उल्टा हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 - R। हाँ, एक बड़ा कॉमन पॉइंट जो दिमाग में नोट कर लो कि GP और HP में कभी ज़ीरो टर्म नहीं होते। ज़ीरो टर्म सिर्फ किस में पॉसिबल है? AP में। ना GP में कभी ज़ीरो आता है, ना HP में कभी ज़ीरो आता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों का अटका था कि सर इसका आंसर क्या होगा। इन्होंने कहा था फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और सम जो है 231 कितनी टर्म्स का आएगा। सो वेल, इसके लिए ये फार्मूला होता है। देखो, 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आपने वैल्यू पुट कर दी 231 यहाँ पे, ठीक है, n/2, बल्कि 2 को भी इधर लेकर जाके मल्टीप्लाई कर लो यार, 462, ठीक है। अब ये n रह गया, A1 है तो 2 रह गया, n-1 और D1 है। अब ज़ाहिर भी ये ब्रैकेट ओपन कर लोगे, 462 इक्वल टू n को भी बाहर ही रहने दो, 2 + n-1, 462 इक्वल टू 2 - 1 क्या, 2 + 1 2 - 1 1 होता है। n से मल्टीप्लाई करोगे n + n²। ये अब सूरत हाल हो गई आपकी। सो दो तरीके हैं, क्वाड्रेटिक या फैक्टराइजेशन, या ये भी तो हो सकता है आप ऑप्शन की मदद लेना। सबसे बेस्ट तरीका वैसे क्या होता है? ऑप्शन की मदद लेना। ये ऑप्शन दिए मैं 21, 17, 18, 19। अब देखो एक बात सुनो, नंबर का स्क्वायर और उसमें प्लस, और रिजल्ट 400 से बढ़। ये बात मुझे पता है और सबको पता होनी चाहिए कि 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले मैंने क्यों ना किस ऑप्शन को ट्राई कर लूँ? 21। एक बात ये भी समझ लो कि जो क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से सॉल्व करने होते हैं, बड़े काम की बात बता रहा हूँ, उन क्वेश्चन में हमेशा पहले ये सोचो कि कौन सा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो मैंने क्यों कह दिया 21 होने की? क्योंकि यार रिजल्ट 400 से बड़ा है, और जब आप 21 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441, 21 प्लस करोगे 462। आंसर इसका क्या है? 21। फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक से